बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम टूलगेट पेमेंट एप्लीकेशन का ओवरव्यू कोड का कोड का ओवरव्यू लेंगे। इस एप्लीकेशन को जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास ये दो फोल्डर्स अपीयर होंगे, एक ऐप का फ़ोल्डर और दूसरा ग्रेडल का फ़ोल्डर। सबसे पहले वो हम ग्रेडल के फ़ोल्डर्स को देख लेते हैं। इसमें हमारे पास एप्लीकेशन की जितनी भी डिपेंडेंसीज़ और जितनी भी लाइब्रेरीज़ हमने इसमें इस्तेमाल की, तो ये ग्रेडल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग की जो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है वो सारी इसमें होती है। इसमें हमारे पास सबसे पहले तो एप्लीकेशन की आईडी, प्लगइन के अकॉर्डिंग इसकी एप्लीकेशन की आईडी होगी। उसके बाद जो है ये हमारे पास गूगल सर्विसेज के लिए इसकी आईडी होगी। इसके बाद यहाँ पे इस एंड्रॉयड स्टूडियो ने जिस एसडीके के वर्जन के अकॉर्डिंग इसमें कंपाइलर के वर्जन के अकॉर्डिंग इसकी बिल्ड की है, ये 32 होगा मिनिमम एसडीके, क्योंकि हमने इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हुए मिनिमम जो एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रखा था 7, तो 7 के अकॉर्डिंग जो है 7.0 का वर्जन जो है वो 24 API लेवल है। नेक्स्ट इसमें जितनी भी हमने लाइब्रेरीज़ इस्तेमाल की हैं वो इस डिपेंडेंसीज़ के अंदर इम्प्लीमेंटेशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ऐड करनी होती हैं। फायरबेस हमने यूज़ किया, फायरबेस ऑथेंटिकेशन, फायरबेस डेटाबेस, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास लाइब्रेरी जो है ये ऐड होगी। इसके अलावा हमने फायरबेस की स्टोरेज के अकॉर्डिंग हमने एक इस्तेमाल किया, तो वो भी उसके अकॉर्डिंग इस पर ऐड होगी। QR कोड को जनरेट करने के लिए हमने जीजिंग जो लाइब्रेरी थी वो API यूज़ किया, तो ये उसके अकॉर्डिंग है। इमेजेस वगैरह डिस्प्ले करने के लिए जो है वो हमने ये ग्लाइड के नाम से एप्लीकेशन दो लाइब्रेरी जो है ये उसके हमने पाथ ऐड डिपेंडेंसीज इंजेक्ट की हैं। फायरबेस स्टोरेज के लिए हमारे पास और गूगल मैप जो है वो यूज़ होना है, क्योंकि टूलगेट की जो लोकेशन है और जो हमारे पास किसी भी कस्टमर की लोकेशन होगी वो गूगल मैप के अकॉर्डिंग होगी, तो गूगल मैप के लिए हमारे पास ये दो लाइब्रेरी जो है ये हमारे पास मौजूद है। इनको हमें सिंक्रोनाइज जो है वो करवाना पड़ता है। इसके बाद हमारे पास इसकी मेन प्रोजेक्ट लेवल की ये फाइल है, जिसमें हमने क्योंकि गूगल फायरबेस की सर्विसेज को यूज़ करना, तो इसका ये डिपेंडेंसी जो है एक इधर भी यहाँ पे इसकी ऐड होगी। इसके अलावा इसमें ग्रेडल की हमारे पास ग्रेडल का वर्जन यूज़ होना है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये इसका SDK का पाथ, ये मैप की का पाथ, ग्रेडल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमारे पास डिफरेंट और चीज़ें जो है वो अनेबल होती हैं। और 7.2 जो है वो ग्रेडल का वर्जन है हमारे पास। अब चलते हैं इसके कोड के बाकी जो रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन का जो है स्ट्रक्चर वो किस तरह से होगा। ऐप के अंदर हमारे पास 3 मेजर फोल्डर होंगे। एक तो हमारे पास RES का फ़ोल्डर होगा, जिसमें सारी फ्रंट एंड और इसके जितने भी हमने इमेजेस आइकॉन्स यूज़ किए हैं वो हमारे पास RES के अंदर ड्राइवर के फ़ोल्डर में होंगे। लेआउट जितना भी हमने यानी कि फ्रंट एंड की फ़ाइल्स बनाई हैं वो सारी की सारी लेआउट के अंदर हमारे पास होंगी फ़ाइल्स। यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो में काम करते हुए एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी कोई एक एक्टिविटी बनती है, यानी एक आप इंटरफेस बनाते हैं उसको बेसिकली एक्टिविटी कहा जाता है, और एक एक्टिविटी की 2 फाइल्स बनती हैं, एक बैकएंड की फ़ाइल और एक फ्रंट एंड की फ़ाइल। फ्रंट एंड की फ़ाइल जो है वो लेआउट के फ़ोल्डर में रखी बाय डिफ़ॉल्ट इसी में ही होती हैं, और बैकएंड की जो फ़ाइल है वो हमारे पास जावा के अंदर फर्स्ट वाला जो फोल्डर है इसमें हमारे पास ये बैकएंड की फ़ाइल्स होती हैं। यानी कि ये आप मेन एक्टिविटी रन होगी तो इसकी एक तो ये बैकएंड फाइल जावा में, और इसकी फ्रंट एंड की फ़ाइल जो है वो हमारे पास यहाँ पे लेआउट के फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास मौजूद होगी, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन के साथ ये वाली। तो ये इस तरह से बेसिकली वर्क कर रही होती है। तो एप्लीकेशन जब सबसे पहले रन होगी, इसमें एक और चीज़ है, ये मैनिफेस्ट की फ़ाइल। मैनिफेस्ट फ़ाइल हमारे पास एप्लीकेशन के पूरे ओवरऑल कंट्रोल को या बिहेवियर को कंट्रोल कर रही होती है। इसमें इसकी कौन कौन सी डिवाइस की परमिशंस रिक्वायर्ड हैं, जो भी इसका लॉन्चर आइकन होगा, जो भी इसकी एप्लीकेशन का नेम, जब लॉन्चर आइकन ऐड होगा तो उस पर फेसबुक या व्हाट्सएप या जो भी उसका नाम लिखा जाता तो इस तरह से ये एप्लीकेशन का नाम लिखा जाएगा। इसका लॉन्चर आइकन जो होगा वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। तो एप्लीकेशन में जितनी भी एक्टिविटीज़ या इंटरफेसेस बनते हैं, यानी उसका जो भी एप्लीकेशन का एक इंटरफेस होगा, जैसे किसी भी यूज़र का लॉगिन है, रजिस्ट्रेशन है, मेन है, उसका डैशबोर्ड है, या उसमें कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, तो वो एक्टिविटी के टैग के अंदर हम उसको स्टोर करवाते हैं इस तरह से। ये 4 लाइन्स का कोड जो है, अगर हमने किसी भी एक्टिविटी को अपनी मर्ज़ी से सबसे पहले रन करवाना हो एज अ लॉन्चर एक्टिविटी, तो हम इस 4 लाइन्स के कोड को उसके ओपन और क्लोज टैग के अंदर रख के, यानी कि ये इसका ओपन टैग है, ये इसका क्लोज टैग है, इसमें ये हम 4 लाइन्स का कोड रख के तो इसका एक्सपोर्टेड जो है ये इसको फॉल्स कर देते हैं। ये एक्टिविटी का जो बैकएंड कोड है इसका नाम होता है कंट्रोल, इसको इस फाइल पे ले जाता है।
एप्लीकेशन जब सबसे पहले रन करेगी तो मैनिफेस्ट फाइल में हमारे पास ये इस तरह से ओपन होंगे, यानी सप्लाई सबसे पहले रन हो रहा है। बाकी जितनी भी हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी इस तरह से लिखी जाएंगी। ये हमारे पास जब हम मैप यूज़ करना होता है तो मैप की एक एक्टिविटी ऐड करवाते हैं, तो हमारे पास ये पाथ आ जाता है। इसके थ्रू हमारे जो भी बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र हमारे पास हो, इस लिंक को ओपन करके तो गूगल क्लाउड सर्विसेज पे जाके हमने तो वहाँ से हमने एक API की जनरेट करनी होती है। वो की को जनरेट करके हम यहाँ पे हमें यहाँ पे पेस्ट करना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग फिर मैप जो है वो उसकी सर्विसेज जो है हमें अवेलेबल हो जाती है। ये बाकी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये एज इट इज़ इसी तरह से हमारे पास काम कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें कस्टमर का मेन इसको पहले रन करना है तो हम ये 4 लाइन्स का कोड जो है इसको अनकमेंट करेंगे। अनकमेंट करके तो फिर हम यहाँ पे इसको ट्रू कर देंगे। लेकिन सेम टाइम पे अगर हमने एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में ये कोड रख दिया है तो फिर जो सबसे टॉप पे हमारे पास होगी सबसे पहले वो रन होगी। ये था एंड्रॉयड मैनिफेस्ट का फाइल। ये एप्लीकेशन के ओवरऑल कंट्रोल बिहेवियर को या उसके जो भी ओपन लॉन्च या उसकी वर्किंग है उसको कंट्रोल कर रही होती है। अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसको हम यहाँ से कमेंट कर दें या यहाँ से रिमूव कर दें, फॉर एग्जांपल ये स्टाफ ने अपनी ट्रांजैक्शंस को व्यू करना है, अगर हम वहाँ से इसको रिमूव कर दें, यहाँ से इसको रिमूव कर दें तो उस एप्लीकेशन को रन करवा के तो हम अगर इस एक्टिविटी को एक्सेस करेंगे तो एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगी, क्योंकि इसका यहाँ पे भी हर इंटरफेस का यहाँ पे उसकी डिक्लेरेशन या उसकी एंट्री जो है वो मस्ट है। तो ये एंड्रॉयड मैनिफेस्ट की फाइल थी। सबसे पहले जब एप्लीकेशन को रन करेंगे तो एप्लीकेशन में सबसे पहले जो है वो सप्लाई स्क्रीन विजिबल होगी। सप्लाई स्क्रीन हमारे पास एक हमने इस पर प्रोग्रेस बार लगाया है। लेआउट हमने लीनियर यूज़ किया है। लीनियर लेआउट में दो जो है वो हमारे पास पाथ होते हैं, यानी दो तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। वर्टिकल में ये होता है कि ये हमने 3 कंपोनेंट यूज़ किए हैं तो ये वर्टिकली एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं। लेकिन हॉरिजॉन्टली में ये लेफ़्ट टू राइट यानी कि दाएं से बाएं जो है वो इस तरह से हमारे पास स्टोर होते हैं, डिस्प्ले होते हैं। इस पर हमने एक इमेज व्यू लगाया और उसको हमने जो इसका आइकॉन है वो ऐड कर दिया। फिर एक प्रोग्रेस बार लगाया जो कि सर्कुलर में है। जब ये एप्लीकेशन की ये एक्टिविटी चलेगी तो ऑटोमेटिकली ये सर्कल में चलता जाएगा। तीसरा जो है वो एक हमने टूल गेट पेमेंट एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हमने सिंपल एक जो है वो टेक्स्ट व्यू लगाया है। अब इसका बैकएंड सारा जो है वो सप्लाई स्क्रीन डॉट जावा फाइल में है। यहाँ पे इस एक्टिविटी का ये जो है फाइल, अगर हम इस पर कंट्रोल क्लिक करेंगे सेट कंटेंट व्यू आर डॉट, यानी आर का मतलब है रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज क्लास, इसके अंदर लेआउट का फोल्डर और लेआउट के अंदर जो है वो हमारे पास स्प्लैश अंडरस्कोर स्क्रीन के नाम से एक्टिविटी है। एक्टिविटी अंडरस्कोर स्प्लैश स्क्रीन। अगर हमने इसको यहाँ से डबल क्लिक कर लिया तो ये यहाँ से भी ओपन हो जाएगा। अगर हम कोड में आके इस पर कंट्रोल करूँगा तो यहाँ पे ये अंडरलाइन शो होगा। अब इस पर क्लिक करूँगा तो ये इस एक्टिविटी के फ्रंट एंड को ओपन कर देगा। तो आप इस तरह से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद इसको फुल स्क्रीन पे ले जाने के लिए ये 3 लाइन्स जो है ये लिखी गई हैं ताकि हमारे पास जब ये एप्लीकेशन रन हो तो वो फुल स्क्रीन पे ये तीनों चीज़ें शो कर रहा हो। उसके बाद हमने जो इमेज लगाया है, इमेज पे हमने उसके बाद हमने ऑटोमेटिकली जो है वो 3.5 सेकंड्स का हमने बताया, तो यहाँ पे 1 सेकंड को मल्टीप्लाई बाय 1000 जो मिली सेकेंड है वो उसके अकॉर्डिंग हमने करना होता है। यानी कि 1000 होगा यहाँ पे वैल्यू तो वो 1000 मिली सेकेंड जो है वो 1 सेकंड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम 3.5 सेकंड्स को 3500 मिली सेकेंड से लिखेंगे। जब ये ये एक्टिविटी 3.5 सेकंड जो है ये 3.5 सेकंड जो है ये वो रन हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली इसके बाद ये मेन एक्टिविटी को रन करेगी। जब ये मेन रन होगी तो मेन पे हमारे पास 3 बटन जो है एडमिन का, क्योंकि हमारे पास 3 किस्म के यूज़र हैं, एडमिन, स्टाफ। हमारे पास 3 यूज़र हैं, एडमिन, स्टाफ और कस्टमर। तो ये हमारे पास 3 मॉड्यूल्स, क्योंकि 3 अलग-अलग यूज़र हैं, 3 अलग तरह के जिनकी अलग-अलग फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जिस बटन पे क्लिक करेगा तो वो उसका मॉड्यूल का लॉगिन जो है वो अपीयर हो जाएगा, यानी कि वो वहाँ से जाके लॉगिन कर सकेगा। अगर ये क्लिक करता है बटन एडमिन पे तो ये एडमिन का मेन पे जाएगा, स्टाफ पे क्लिक करता है तो स्टाफ के मेन पे जाएगा, कस्टमर पे क्लिक करता है तो कस्टमर के मेन पे जाएगा। तो सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं एडमिन का मेन, तो ये मेन हाउस है। एडमिन का जो हमारे पास मेन है इस पे इसका फ्रंट एंड ओपन कर लेते हैं।
ये एडमिन के मेन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जितने भी हमारे पास फाइल्स, इसने जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म करना है, यानी कस्टमर्स की जो रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट आई हैं उनको इसने अप्रूव करना, तो उसके लिए वेरीफाई कस्टमर के नाम से बना दी है। अब कस्टमर जब वेरीफाई हो गया यानी रजिस्टर्ड हो गया, तो अप्रूव्ड जो भी कस्टमर होंगे तो वो मैनेज कस्टमर्स में शो होंगे। इसी तरह से अगर किसी एडमिन ने कोई स्टाफ ऐड करना है तो वो उसके अकॉर्डिंग मैनेज स्टाफ पे होगा। इसी तरह से मैनेज टूल गेट्स में इसने जितने भी टूल गेट्स जो है वो ऐड किए हैं या ऐड करने हैं, उनकी लिस्ट और वो ऐड का जो हमारे पास नेक्स्ट इंटरफेस होगा वो मैनेज टूल गेट्स के थ्रू आएगा। जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं किसी भी यूज़र ने जब किसी टूल गेट से अकॉर्डिंग पेमेंट वहाँ पे ऐड की है, यानी स्कैन करवा के कोड को तो वो ऐड किया, तो वो सारा ट्रांजैक्शंस पे आएगा। और जितनी भी कस्टमर्स की तरफ से फीडबैक इसको रिसीव हुई है वो फीडबैक पे आएंगी, और लॉग आउट पे क्लिक करेगा तो ये लॉग आउट हो जाएगा। तो ये इसका बैकएंड। अब जब एडमिन ने फर्स्ट टाइम बगैर लॉगिन किए जो है वो इस एक्टिविटी को अगर लॉगिन कर लिया है, तो उस चीज़ को हमने चेक करने के लिए ऑन स्टार्ट जो है वो ये एक मेथड हमारे पास कुछ होते हैं, एक्टिविटी के लाइफ साइकिल मेथड्स कहलाते हैं। इनमें एक तो हमारे पास ऑन क्रिएट होता है, एक ऑन रीस्टार्ट, ऑन स्टार्ट होता है, ऑन रीस्टार्ट होता है, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप और ऑन डिस्ट्रॉय। ऑन क्रिएट में सारे कंपोनेंट्स जो भी आप इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं वो फर्स्ट टाइम जस्ट वंस कॉल्ड होता है, यानी इसका इन्वोक या कॉल होना होता है, और उसके बाद इसने कंपोनेंट्स को डिक्लेयर करने इनिशलाइज कर देना होता है। उसके बाद अगर इस एक्टिविटी को हम मेमोरी में से निकाल देते हैं यानी एप्लीकेशन को क्लोज़ कर देते हैं, तो ये एप्लीकेशन तो एक एक्टिविटी जो है वो चलती है डिस्ट्रॉय की। ये प्री डिफाइंड मतलब कि बैकएंड पे खुद ही इम्प्लिसिटली चल रहे होते हैं। अगर हम इसको खुद डिफ़ाइन कर दें तो जो एक्सप्लिसिटली ये डिफ़ाइन हो जाते हैं। अब हमने ऑन स्टार्ट और ऑन क्रिएट को ऑन स्टार्ट को भी इम्प्लिसिटली की बजाय हमने खुद उसको रीडिफ़ाइन कर दिया, तो इस वजह से ये ओवरराइड का यहाँ पे मेथड आ रहा है कि हमने इसको रीडिफ़ाइन कर रहे हैं। तो ये एक्टिविटी के 6 से 7 मेथड होते हैं, ये आप गूगल से सर्च करके तो उसको देख सकते हैं। अब फर्स्ट टाइम जो है ये सबसे पहले तो ये गेट करेगा कि करंटली यूज़र जो है वो लॉगिन हुआ है कि नहीं। अगर हुआ है तो वो करंट यूज़र को गेट करेगा और उसकी आईडी को स्टोर करवा देगा यूज़र आईडी में। अब फायरबेस ऑथ हमारे पास जो है, फायरबेस ऑथेंटिकेशन इसको कहा जाता है, ये एपीआई का एक ऑब्जेक्ट है फायरबेस ऑथ जो हम यूज़ कर रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट को इनिशलाइज़ करने के बाद जब हमने इस कोड को परफॉर्म करना है तो वो हमें रिटर्न करेगा उसकी आईडी को, या हम अगर ईमेल करनी हो गेट तो फिर हम डॉट गेट ईमेल कर देते हैं, तो वो हमें जो भी लॉगिन हुआ है उसकी ईमेल को रिटर्न कर देता है। लेकिन हमारी जो है वो हम यूआईडी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो अगर ट्राई कैच इसलिए लिखा है कि अगर इसको आईडी नहीं मिली यानी किसी भी यूज़र ने लॉगिन नहीं किया तो ये एप्लीकेशन का एरर रन टाइम पे एरर आएगा। रन टाइम एरर आता है इसकी वजह से क्योंकि उसको आईडी नहीं मिलती, कोई भी यूज़र जो है वो लॉगिन ही नहीं है तो वो एरर जनरेट करेगा। उस एरर ने एप्लीकेशन को कर देना है क्रैश। हम इस क्रैश से बचने के लिए जो है हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहे हैं जिसके 3 ब्लॉक होते हैं, ट्राई, कैच और फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक का इधर कोई सेंस नहीं बनती क्योंकि वो हमने यूज़ नहीं किया। दूसरा हमने यहाँ पे जस्ट कैश ब्लॉक जो है वो यूज़ किया। कैश ब्लॉक में जो भी एरर अकर होगा वो जनरल इसके एक्सेप्शन क्लास के एक ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने उसको गेट कर लिया है और उसको डिसमिस कर देना है। और डिसमिस करने के बाद अगर यूज़र नहीं कोई भी लॉगिन तो वो एरर जनरेट करने की एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू जो है वो हमने एडमिन लॉगिन में उसको ले जाना है। यानी कि यूज़र ने एडमिन ने लॉगिन नहीं किया हुआ लेकिन उसने इस मॉड्यूल पे आया तो ये उसको वापस लॉगिन करवाने के लिए वापस ले जाएगा। तो ये हम कुछ इस तरह से इसको करेंगे। और अगर ये एडमिन लॉगिन है तो वो नेक्स्ट जो है ये सारी फंक्शनलिटीज़ को परफॉर्म कर सकता है। अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करने से पहले जो है एडमिन लॉगिन को देख लेते हैं। एडमिन लॉगिन के लिए हमने ये कंटेंट बनाया है जिसमें एक टेक्स्ट व्यू यूज़ किया है, कंस्ट्रेंट लेआउट के साथ हमने इसको मैनेज किया है। आप यूट्यूब से देख सकते हैं कि कंस्ट्रेंट लेआउट जो है उसमें किस तरह से क्या प्रॉपर्टीज़ और एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग कैसे इसको बनाया जाता है। अब इसमें हमें एक ईमेल चाहिए, एक पासवर्ड चाहिए, लॉगिन का बटन है यानी लॉगिन के बटन पे क्लिक करता है, ईमेल और पासवर्ड ऐड करने के बाद ये लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देता है। ये नेक्स्ट इस वैल्यूज़ को रीड करके तो वैलिडेट करे फायरबेस ऑथ के थ्रू कि यूज़र इस ईमेल और पासवर्ड के साथ रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर रजिस्टर्ड है तो वो उसको लॉगिन करवा के तो एडमिन के मेन पे ले जाए। अगर वो नहीं है तो वो एरर जनरेट करेगा। अगर पासवर्ड 6 से कम डिजिट का है या करैक्टर्स का है तो वो एरर जनरेट करेगा।
अगर ईमेल जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है तब भी एरर जनरेट करेगा, और अगर इंटरनेट जो है वो एक्टिव नहीं है डिवाइस पे तो तब भी ये एरर जनरेट करेगा। और बैक पे क्लिक करते हैं तो वो वापस मॉड्यूल सिलेक्शन पे चला जाएगा। अब सबसे पहले तो जितने भी हमने फ्रंट एंड पे कंपोनेंट्स डिफाइन किए हैं उनको फायरबेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू जो है इसने साइन इन करना है। इसी के थ्रू इसने न्यू यूज़र को रजिस्टर करना है फायरबेस ऑथेंटिकेशन के ऑब्जेक्ट के थ्रू। इसी के थ्रू इसने कन्फर्मेशन मेल भेजनी है। इसी के थ्रू इसने पासवर्ड को रीसेट करना होता है। तो ये डिफरेंट कंसेप्ट हैं, और लॉगिन भी इसी के थ्रू, साइन इन, साइन आउट, क्रिएट यूज़र, ये 3 मेजर जो मेथड्स हैं वो फायरबेस ऑथ के थ्रू ही होते हैं। हमने इसको इनिशियलाइज़ कर लिया। डायलॉग जो है वो हमारे पास रन होता है कि प्रोसेसिंग हो रही है, तो उसके लिए भी हमने ये एक डायलॉग जो है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट इनिशियलाइज़ कर लिया। इसी तरह ये 2 एडिट फील्ड्स हैं, उनके लिए भी हमने इनको कर लिया है। नेक्स्ट बटन्स है, तो बटन्स को भी हमने कर लिया। अब फ्रंट एंड पे जो हमने चीज़ें इस्तेमाल की हैं, फॉर एग्जांपल ये बटन लॉगिन है, अगर इस पर क्लिक करेंगे ये हमें बताएगा कि इन फाइल्स पे, फ्रंट एंड फाइल्स पे ये चीज़ यूज़ हुई है। हमने क्योंकि एक्टिविटी एडमिन लॉगिन पे लेके जाना है, यानी यहाँ पे यूज़ किया, तो हम उसको ओपन करेंगे तो ये बताएगा कि ये आईडी इस बटन से बिलोंग कर रही है। अब इस आईडी के थ्रू, इस मेथड के थ्रू जो है हमारे पास इसका लिंक इस कंपोनेंट के साथ हो गया, जावा के ऑब्जेक्ट के साथ। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम इस तरह से जो भी चीज़ इंप्लीमेंट करेंगे, सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाएंगे तो वो उसको लिसन करना शुरू कर देगा। अगर बटन बैक पे क्लिक करता है तो ये इसको मॉड्यूल सिलेक्शन यानी कि मेन एक्टिविटी पे ले जाएगा। और अगर ये लॉगिन करता है तो ये सबसे पहले डेटा को रीड करेगा, रीड करने के बाद स्ट्रिंग्स के अंदर स्टोर करेगा। स्ट्रिंग यहाँ पे एक मेथड है टू लोअर केस। सबसे पहले तो ये इनपुट फील्ड में से डेटा गेट टेक्स्ट यानी गेट टेक्स्ट मेथड के थ्रू रीड करेगा, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। टू स्ट्रिंग का प्री डिफाइंड मेथड होता है। इसके बाद उसका जो भी कंटेंट या करैक्टर्स वहाँ पर लिखे गए हैं उसको वो लोअर केस में कन्वर्ट करके तो फिर ईमेल के अंदर स्टोर करेगा। इसी तरह से पासवर्ड है। इसके बाद वैलिडेशन इसलिए ज़रूरी होती है कि यूज़र को जो एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट्स ऐड करनी है वो अगर उसने नहीं की तो उसकी हमें वैलिडेशन करनी पड़ती है। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो ईमेल वाली को ये चेक करेगा कि उसमें कोई इनपुट ऐड की है कि नहीं। अगर इनपुट ऐड की है तो फिर वो ये चेक करे कि ईमेल के अंदर @ और डॉट आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा तो वो उसके अकॉर्डिंग ये शो कर देगा। इसी तरह से पासवर्ड है, तो पासवर्ड अगर तो 6 से कम है तो तब भी एरर जनरेट करे। =6 उसके करैक्टर्स हैं तो फिर वो पासवर्ड जो है वो एरर जनरेट नहीं करेगा। और अगर ये इसने सारी वैल्यूज़ जो हैं वो सही तरह से ऐड की हैं तो फिर वैलिडेट होने के बाद जो है एल्स की एग्जीक्यूट होगी। एल्स का जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा। और इसमें सबसे पहले फायरबेस ऑथ के थ्रू साइन इन मेथड जो है विद ईमेल एंड पासवर्ड, इन 2 वैल्यूज़ को हम पास करेंगे तो वो उसको करवा देगा लॉगिन करवाने पे हमने एक ऑन सक्सेस लिसनर लगाया है, यानी इस मेथड ने रिटर्न करना है कि ये अगर सक्सेसफुली लॉगिन कर गया है तो ये डायलॉग को डिसमिस करे और उसके बाद एक पॉपअप जो है वो मैसेज शो करे। मैसेज शो करने के बाद हमने इसको एक और एक्टिविटी यानी एडमिन को एडमिन मेन पे मूव करवा देना है। और अगर ये किसी भी वजह से एरर आता है तो फिर वो फेलियर के थ्रू जो है वो उसको करेगा। एडमिन को रजिस्टर जो था वो क्योंकि एप्लीकेशन के थ्रू नहीं किया गया, उसका डायरेक्ट हमने API में जो है वो उसका ईमेल और पासवर्ड ऐड करने के बाद जो है वो उसको यूज़ कर लिया है। बाकी जो यूज़र है वो बाय ऑथ ऑब्जेक्ट यानी फायरबेस ऑथेंटिकेशन के ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है वो वर्किंग कर रहे हैं। अब सबसे पहले अगर इसने कस्टमर्स को वेरीफाई करना है तो वेरीफाई पे आएगा तो कस्टमर जितने भी रजिस्टर्ड होंगे, जिनकी रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट यानी किसी कस्टमर ने रजिस्टर्ड किया तो वो रजिस्टर तो कर लेगा लेकिन उसका स्टेटस जो है वो पेंडिंग के थ्रू आएगा। एडमिन जब उसको अप्रूव करेगा तो फिर वो अप्रूव स्टेटस के साथ जो है वो लॉगिन हो सकेंगे, अदरवाइज़ उसका एरर आएगा और वो कहेगा कि एडमिन ने अभी आपको अप्रूव नहीं किया। अब वेरीफाई कस्टमर्स में हमारे पास जो है वो रिसाइकलर भी होता है, हमने वहाँ पे टच शो करवाना होता है सारा। तो हमने इसके फ्रंट एंड पे लीनियर लेआउट यूज़ करके तो हमने रिसाइकलर भी यूज़ कर लिया, उसको हमने एक आईडी दे दी है रिसाइकलर व्यू की। स्प्लिट पे जाके हम इसका बाकी जो है वो कोड हम देख सकते हैं। इसको वेरीफाई कस्टमर में हमने डायलॉग एक लगाया लोडिंग के लिए, क्योंकि वो जब लोडिंग करेगा तो ऑनलाइन डेटा इसने फैच करना है फायरबेस डेटा रियल टाइम डेटाबेस में से, जिसमें सारा डाटा जो है वो टेबुलर फॉर्म की बजाय या रिलेशनल फॉर्म की बजाय सारा डाटा जो है वो हमारे पास जेसन ऑब्जेक्ट के थ्रू स्टोर होता है।
तो हमने फायरबेस डेटाबेस यूज़ करनी है, तो उसके लिए हमने ये रेफरेंस ऑब्जेक्ट को हमने इसका पाथ बता दिया कि ये बेसिकली डेटाबेस का पाथ है, तो ये इसके अकॉर्डिंग करेगा। इसके बाद रिसाइकलर व्यू है, तो रिसाइकलर व्यू को एज इट इज़ हमने उसकी आईडी और कुछ और प्रॉपर्टीज़ के साथ जो है इसमें लेआउट है कि इसको वर्टिकली ये शो करेगा, फिक्स साइज़ जो है वो ड्रू कर दिया। और ऑन स्टार्ट प्री जो मेथड है ये ऑटोमेटिकली जब कॉल होगा तो ये एक अरे लिस्ट हमने बनाई है, क्योंकि हमें कस्टमर्स का सारा डाटा चाहिए। हमने एक जेनेरिक इसमें जावा के अंदर प्रॉपर्टी एक कलेक्शन होती है अरे लिस्ट की, हमने एक अरे लिस्ट का एक जो है ऑब्जेक्ट बना के उसको इनिशलाइज़ कर लिया, और इनिशलाइज़ करने के बाद ऑन स्टार्ट के मेथड में उसको क्लियर कर लिया कि उसमें जो भी पहले का डाटा है वो क्लियर करे और नए सिरे से डाटा कस्टमर्स की नोड में से उठाए, जितने भी कस्टमर्स हैं वहाँ से वो डाटा उठा लें। अब यहाँ पे जब डाटा उठा लेगा तो फिर हमने लूप चलाया कि सारा डाटा हमें मिलेगा डाटा स्नैपशॉट में। इसमें से हमने ये चेक किया कि एग्जिस्ट कर रहा है वो डाटा, यानी कि कोई जो डाटा मिला है कि नहीं। अगर डाटा वाकई मिल गया इसको तो फिर ये इस ब्लॉक ऑफ कोड को के अकॉर्डिंग डिस्प्ले करेगा, और अगर नहीं मिला तो ये मैसेज शो करेगा कि कोई रिकॉर्ड जो है वो फाउंड नहीं हुआ। अब अगर इसको रिकॉर्ड फाउंड हुआ है तो रिकॉर्ड फाउंड के साथ इसने फॉर लूप के थ्रू हमने, क्योंकि एक से ज़्यादा डाटा होगा तो वो हमने इसको गेट कर लेना है। और यहाँ पे हमने 1 बाय 1 जो है वो डाटा गेट करने के बाद इस कस्टमर क्लास के एक ऑब्जेक्ट में हमने स्टोर करवाया, और उसको स्टोर करवाने के बाद हमने इस पर ये चेक करना है कि ये कस्टमर पेंडिंग स्टेटस के साथ है या पेंडिंग के अलावा कोई स्टेटस है। यानी कि अगर पेंडिंग है तो उसका मतलब है अभी एडमिन ने उसको अप्रूव नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे वेरीफाई कस्टमर करना है, कस्टमर को वेरीफाई करना है, अप्रूव करना है। तो वो सिर्फ पेंडिंग यानी जिनकी अभी रिक्वेस्ट जो है या किसी कस्टमर को अभी अप्रूव नहीं किया सिर्फ वो आएगा, तो वो इस अरे लिस्ट के अंदर ऐड हो जाए। अगर कोई अप्रूव वाला उसको मिलता है तो वो, यानी पेंडिंग के अलावा कोई भी मिलेगा तो वो उसको नहीं करेगा। अब ये सारा डाटा जो है ये इस अडाप्टर क्लास को भेजेगा। रिसाइकलर व्यू पे जब भी आपने कोई डाटा शो करना होता है तो आपको एक कस्टम क्लास बनानी पड़ती है, यानी आप इधर भी उसके अंदर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन एक सेपरेट अडाप्टर क्लास बना लेना सबसे बेहतर ऑप्शन होती है। तो वो यहाँ पे ऑप्शन यूज़ किया हमने एडमिन कस्टमर अडाप्टर, यानी एडमिन जो है वो उसका अडाप्टर क्लास है, लेकिन जिस डाटा को वो मॉनिटर करेगा वो हमारे पास है कस्टमर की क्लास, यानी एडमिन ने कस्टमर को देखना है तो उसके लिए ये अडाप्टर क्लास हमने बनाई है। कंट्रोल क्लिक करेंगे तो ये हमारा अब डाटा जो हमें मिलेगा वेरीफाई कस्टमर से, हमने ये डाटा इसको पास करना है कॉन्टेक्स्ट के साथ। और ये अरे लिस्ट में क्योंकि डाटा है अरे लिस्ट और किस एक्टिविटी पे कॉल किया जा रहा है उसको कॉन्टेक्स्ट कहा जाता है, ये हमने पास कर देनी है इस अडाप्टर क्लास को। जब इस अडाप्टर क्लास को ये डाटा मिले तो सबसे पहले इसने इसको एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो है वो इसने एक्सेस करना है, यानी कि इसने इसको रीड करना है। इसको हमने पास किया डाटा और कॉन्टेक्स्ट। जब ये हमें डाटा मिल गया तो हमने यहाँ पे क्योंकि अप्रूव भी करना है तो डेटाबेस का भी हमें चाहिए और साथ डायलॉग भी शो चाहिए, तो उसके साथ हमने ये चीज़ इसको डिफ़ाइन कर लिया कंस्ट्रक्टर के अंदर। अब जब आपने इस अडाप्टर क्लास को बनाना होता है तो आपको रिसाइकलर व्यू के अंदर इसकी एक इनर क्लास है अडाप्टर, ये आपको चाहिए होती है, जिसके ये 3 मेथड्स होते हैं हमारे पास, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ऑन बाइंड व्यू होल्डर, और एक हमारे पास एक और मेथड इसका होता है गेट आइटम काउंट के साथ। तो इसमें अरे लिस्ट हमें रिटर्न करना होता है। एक हमें और क्लास बनानी पड़ती है रिसाइकलर व्यू की व्यू होल्डर क्लास, जिसके थ्रू हम एक कार्ड व्यू बना के तो उस कार्ड व्यू के ऊपर जो भी हमें डेटा डिस्प्ले करना होता है उसको हमने इनिशियलाइज़ करना होता है उसको। ये हमने एक कार्ड व्यू बनाया है। कार्ड व्यू बनाने के लिए जो है वो हमें यहाँ पे एक कार्ड व्यू लगाया, कार्ड व्यू के अंदर लीनियर लेआउट यूज़ किए हैं, यानी कि हमारे पास जितना हमें डाटा डिस्प्ले करवाना है कस्टमर का, तो कस्टमर का एक हेडिंग दी है टेक्स्ट व्यू में, और आगे उस टेक्स्ट व्यू में हमने उसका नेम डिस्प्ले करना है, तो उस नेम जहाँ पे डिस्प्ले करना है उसको हमने ID 1 दे दी। इसी तरह से फ़ोन डिस्प्ले करना है तो फ़ोन के लिए हमने कार्ड TV फ़ोन, यानी कार्ड व्यू कार्ड लेआउट पे TV का मतलब है टेक्स्ट व्यू और नेक्स्ट एड्रेस। अप्रूव पे हमने लगाया है एक टेक्स्ट व्यू ही, और अगर उस पर लिखता है कार्ड TV अप्रूव, यानी कि इस पर जब क्लिक करें तो ये इस यूज़र को पेंडिंग स्टेटस की बजाय अप्रूव्ड स्टेटस के साथ दोबारा सेव करते हैं। अब जब हम यहाँ पे हमने ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में वो लेआउट फाइल जो है वो हमने इनिशियलाइज़ कर दी। करने के बाद हमने ऑन बाइंड व्यू होल्डर जो है यहाँ पे हमने बेसिकली इसको डेटा को बाइंड करना होता है, लेकिन बाइंड करने से पहले जितने भी हमने लेआउट फाइल पे ऑब्जेक्ट बनाए हैं उनको व्यू होल्डर जो पेरेंट हमारे पास क्लास है
रिसाइकल व्यू के अंदर इनर क्लास हमारे पास जो है वो व्यू होल्डर की इनर क्लास है, तो उसके साथ हमने इसको एक चाइल्ड क्लास बनाई। चाइल्ड क्लास के अंदर जितने हमने डेटा शो करवाना है या ऑब्जेक्ट डिफाइन किए हैं, यानी जितना डाटा हमने कार्ड व्यू के ऊपर डिस्प्ले करवाना है उनको हमने उसके अकॉर्डिंग व्यू कर लिया। बटन है तो बटन, इमेज है तो इमेज व्यू, टेक्स्ट व्यू है तो टेक्स्ट व्यू, एडिट व्यू है तो एडिट व्यू, और उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें इसको इनिशियलाइज़ कर लेना होता है। जब इस पर डेटा डिस्प्ले करेंगे तो वो हमने करना होता है ऑन बाइंड व्यू होल्डर पे। सबसे पहले जो भी हमारे पास डेटा है वो हमने एक कस्टमर के ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर लिया। जब ये कस्टमर में हमने स्टोर कर लिया तो हम सारा डाटा जो है इसको डिस्प्ले कर देंगे। यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगाई है कि अगर जो है वो इसका स्टेटस पेंडिंग है तो फिर अप्रूव वाला जो हमारे पास बटन विजिबल होगा ये वाला, ये उसको विजिबल कर दे। बाय डिफ़ॉल्ट हमने इसको हाइड किया है, गोन किया है, लेकिन अगर जो है ये इसका स्टेटस, क्योंकि हम इसको दो एक्टिविटीज़ को पे सेपरेट इस एक ही अडाप्टर क्लास को रीयूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए ये कंडीशन हमने सेट कर दी। फिर अगर ये अप्रूव पे क्लिक करता है तो वो कस्टमर में, क्योंकि हमारे पास सारा डाटा है, जिस एक कार्ड व्यू पे हम उस पर क्लिक कर रहे हैं, ये उस एक ऑब्जेक्ट को उठाएगा, उस ऑब्जेक्ट में वो वैल्यू स्टोर करके नेक्स्ट जो है ये मूव करवा देगा। अब वो ये इसका डाटा रीड करेगा कस्टमर्स के अंदर, और वहाँ पे जहाँ पे ये आईडी मैच कर रही है वहाँ पे इस अपडेटेड स्टेटस के साथ, यानी अप्रूव्ड स्टेटस के साथ वहाँ पे दोबारा से अपडेट कर देगा। और अगर ये हमने इस पर जो है वो सक्सेसफुली रन लगा दिया, यानी कि अगर सक्सेसफुल ये इस डाटा को वहाँ पे ऐड कर देता है तो ये उसके साथ वापस एडमिन मेन पे ले जाए और कस्टमर रिक्वेस्ट अप्रूव के साथ वो उसको मेन पे ले जाए। और अगर किसी वजह से इंटरनेट नहीं आ रहा या फिर किसी भी वजह से ये रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं हो पाती, डेटा अपलोड नहीं हो पाता, दोबारा अपडेट नहीं हो सकता, तो उस वजह से ये रिक्वेस्ट कस्टमर रिक्वेस्ट नॉट अप्रूव की जो स्टेटमेंट है ये शो कर दे। सभी जितने भी अडाप्टर क्लासेस हैं वो सारी की सारी इसी वर्किंग के अकॉर्डिंग पहले हम डेटा फैच करवाएंगे, फैच करवा के तो फिर उसको अडाप्टर क्लास के साथ हम डिस्प्ले करेंगे। अब सेकंड हमारे पास जो है वो इसी तरह से मैनेज कस्टमर्स के नाम से है। हमने सिर्फ कस्टमर का डाटा उठाना है, बाकी सारी डिक्लेरेशंस वगैरह वो सेम है। सिर्फ यहाँ पे एक कंडीशन चेंज होगी कि अगर हमारे पास डाटा जो है वो कोई भी डाटा, लास्ट में हमने किया था वेरीफाई कस्टमर में जो पेंडिंग स्टेटस वाले थे, अब उसको हमने नॉट कर दिया है, यानी कि ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। अब जो जो पेंडिंग वाला स्टेटस के अलावा होगा यानी अप्रूव्ड होगा, ये सिर्फ उसका डाटा उठा के रिलीज में लाएगा और उसको वो डिस्प्ले करवा देगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो स्टाफ मेन है, हमारे पास एडमिन मेन, यहाँ पे हमने मैनेज कस्टमर भी हो गया, हमारे पास मैनेज स्टाफ का हमारे पास फ्रंट एंड कुछ इस तरह से आएगा। इस पर एक ऐड का बटन होगा, ऐड के बटन पे क्लिक करके तो वो स्टाफ को ऐड कर सकते हैं। तो अब इसमें फायरबेस हाथ और डेटाबेस का क्योंकि सारा काम है, तो इसने सारा डाटा जो है वो उठाना है यहाँ पे स्टाफ का। तो इसके लिए ऑन स्टार्ट में आके यहाँ पे सारे स्टाफ का डाटा उठाएगा और उसको अरे लिस्ट में ऐड कर देगा और अरे एडमिन स्टाफ अडाप्टर के जो है कि इसको डिजेगा। यहाँ पे ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के अंदर हम आइटम स्टाफ को देख लें। इसका लेआउट फाइल कुछ इस तरह से होगी कि ये इसको एडिट भी कर सकता है एडमिन और किसी भी स्टाफ को रिमूव भी कर सकता है। तो उसके लिए हमारे पास ये कस्टमर नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसका फ़ोन, एड्रेस और ईमेल एडिट करेगा तो एक इंटरफेस आ जाएगा, एडिट का डिलीट करेगा तो यहीं से इसको डिलीट कर देगा। अब डेटा बाकी इसका जो है वो एज इट इज़ उसी तरह से ही है। इसको व्यू होल्डर यानी कि एक और माई होल्डर के नाम से क्लास है, इसमें रिसाइकलर व्यू होल्डर की जो है ये स्टाफ के लिए है, तो स्टाफ के लिए सेपरेट अडाप्टर बनेगा। तो इसके लिए एडिट और डिलीट ये बटन और डिलीट वाला बटन जो है बाय डिफ़ॉल्ट उसको इनविजिबल कर देगा यानी हाइड कर देगा। अब जब इसका सारा डाटा जो है वो डिस्प्ले कर देगा, यहाँ पे बाइंड व्यू होल्डर में ये डाटा सारा डिस्प्ले हो जाएगा। जब यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा कि अगर ये एडिट वाले बटन पे क्लिक करता है तो ये स्टाफ अपडेट के नाम से एक इंटरफेस है उसको ओपन करे और साथ इस एक रिकॉर्ड की यानी स्टाफ का ये जो आईडी है, स्टाफ की आईडी उसको भेज दे। ये इस तरह से अरे लिस्ट के अंदर स्टाफ का डाटा है, तो करंटली जिस कार्ड के ऊपर इसने शो किया सिर्फ उसी कार्ड में से उसका डाटा जो आईडी है वो भेज देगा स्टाफ अपडेट। अब स्टाफ अपडेट जो स्टाफ को ऐड करने का हमारे पास ये इस तरह से फॉर्म बना हुआ है जिसपे इसने टूल गेट सेलेक्ट करना है कि कौन सा टूल गेट है और उसके अकॉर्डिंग इंटर नेम करेगा, DOB ऐड करेगा, फ़ोन ऐड करेगा, एड्रेस ऐड करेगा, ईमेल ऐड करेगा
और आगे एक रिसाइकलर व्यू में डायनामिकली जितने भी डेटाबेस में टूल गेट्स सेव हैं वो उसके अकॉर्डिंग चेंज करके तो वो उसको अपडेट कर सकता है। अब अपडेट में क्या होगा, सबसे पहले तो ये आईडी को गेट करेगा, स्टाफ आईडी टूल गेट आईडी के नाम से। अब यहाँ पे रिकॉर्ड आईडी रिसीव करेगा जो यहाँ पे इसको स्टाफ की तरफ भेजी गई है। बाकी सारे हम बाद में देखते हैं, पहले ऑन स्टार्ट के अंदर इस आईडी को वो गेट करने के बाद जो है वो उसको फेच करवाएगा डेटाबेस में से। अब यहाँ पे इसने लोडिंग का जो टाइटल है वो ऐड किया, ऐड करने के बाद डेटाबेस का रेफरेंस यूज़ किया। अब यहाँ से ये स्टाफ मेंबर्स में से उस आईडी के अकॉर्डिंग जहाँ पे वो आईडी मैच कर रही है उस एक सिंगल एंटिटी को उठा लेगा। अगर तो उसको डेटा मिल गया तो वो मैसेज जो है वो उसका उठा के तो ये एडिट टेक्स्ट यानी जो फॉर्म के ऊपर जो फील्ड्स हैं उनको हमने ऑन क्रिएट के अंदर इनिशियलाइज़ किया था, ये वहाँ पे उसको डिस्प्ले करवा देगा सारे डाटा को। और अगर प्रोफाइल उसको नहीं मिलती तो मैसेज शो कर देगा। इसी तरह से नेक्स्ट टूल गेट का डाटा उठाना है तो टूल गेट के लिए भी ऑन स्टार्ट के थ्रू जो है सारे टूल गेट्स का डाटा उठाएगा। और जब डाटा वो पॉपुलेट हो जाएगा तो ये फॉर लूप के थ्रू सारे टूल गेट्स को स्नैपशॉट में से गेट करेगा। और स्पिनर जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने यूज़ की है डॉट स्टूडियो में, उसको ड्रॉप डाउन लिस्ट को स्पिनर कहा जाता है। उसके अकॉर्डिंग ये उस डायनामिक वैल्यूज़ को यानी डेटाबेस में से वैल्यूज़ को उठा कर यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। तो जब ये पॉपुलेट होंगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। और अगर इसने कोई नई वैल्यूज़ जो है टूल गेट चेंज कर दिया है या उसका नेम फ़ोन वगैरह चेंज करना है स्टाफ का, तो वो बटन सेव पे क्लिक करेगा तो सारी इनपुट जो है वो रीड करेगा दोबारा करने के बाद उनको वैलिडेट करेगा। और वैलिडेट के बाद जो है वो स्टाफ के ऑब्जेक्ट के अंदर वो सारी वैल्यूज़ रखे तो गेट टूल आईडी जो है वो स्टाफ के अकॉर्डिंग यानी स्टाफ टूल इसके अकॉर्डिंग जो है वो उस मेथड के थ्रू जहाँ पे वो मैच कर रही है टूल गेट्स में आईडी, वहाँ से उसका नेम जो है वो पिक कर लेगा। यानी इसके पास अभी नेम है और उस नेम के अकॉर्डिंग यानी टूल गेट का जो नेम है उसके अकॉर्डिंग इसने टूल गेट आईडी जो है वो टूल गेट्स के टेबल में से नोड में से उसने उस डाटा में से फेच करनी है। तो ये पहले तो सारे टूल गेट्स का डाटा उठाएगा। डाटा उठाने के बाद जो है ये लूप चलाएगा कि वन बाय वन सारा जो है टूल गेट के अंदर आ जाए डाटा। फिर ये चेक करेगा कि किस टूल गेट के नाम में मैच कर लिया है टूल गेट, जो स्टाफ जिस टूल गेट पे एम्प्लॉई है या उसकी ड्यूटी है वहाँ से अगर मैच कर गई है दोनों के नेम तो ये उसकी आईडी को गेट करके तो ये स्टाफ डॉट सेट टूल गेट आईडी में स्टोर कर देगा। और जब ये यहाँ पे इसका स्टाफ की आईडी टूल गेट की आईडी स्टाफ के ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, तो फिर ये सेफ यूज़र के जो फंक्शन है इसको कॉल करके तो ये उसको अपडेट कर देगा। तो प्रोफाइल अपडेट का भी जितना भी काम होता है वो भी इसी तरह से होता है कि आपके पास कस्टमर की यूआईडी, एडमिन की आईडी या राइडर की आईडी होती है तो वो उसके अकॉर्डिंग पहले ऑन स्टार्ट के थ्रू डेटा गेट करता है डेटाबेस में से और उसके बाद दोबारा उस वैल्यू को उसी आईडी पे जाके यानी स्टाफ मेंबर्स में से उसने आईडी के थ्रू गेट किया था डेटा और उसी के अकॉर्डिंग उसी आईडी पे जाके तो वो दोबारा नई वैल्यू जो है ऑब्जेक्ट के थ्रू वहाँ पे अपडेट कर देता है। तो जब ये स्टाफ मेंबर अपडेट हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग ये अपडेट की कमांड के साथ वापस एडमिन मेन पर चला जाएगा। तो ये इस तरह से इसकी फंक्शनैलिटीज़ काम कर रही थी। नेक्स्ट अब हमारे पास है व्यू फीडबैक का। तो सिंपल ही तरीक़ेकार है कि एक हमारे पास जस्ट रिसाइकलर भी लगा हुआ है। रिसाइकलर व्यू के ऊपर हमने डेटाबेस में से अब फैच करना है जितने भी फीडबैक्स के अकॉर्डिंग है डाटा, तो वो हमने फैच करवाया। फीडबैक्स में से सारी डाटा ही फैच करवाया। इफ़ के थ्रू एग्जिस्टेंस चेक की कि स्नैपशॉट एग्जिस्ट कर रहा है और अगर उसको डाटा मिला है तो वो फॉर लूप के थ्रू सारा डाटा उठा के तो अरे लिस्ट में रखे और ये उस फीडबैक को एडमिन के थ्रू फॉर्मेट करवा के डिस्प्ले करवा दें। और ये फीडबैक को डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास इसमें जो भी फीडबैक है टाइटल होगा, जो उसका मैसेज कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो कॉन्टैक्ट ईमेल या कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है उसका वो आ जाएगा। और नेक्स्ट जो है वो फीडबैक के अकॉर्डिंग मैसेज जो है वो उसको मैसेज जितना भी लिखा होगा वो अपीयर हो जाएगा। तो ये इसका सिंपली सारा अडाप्टर क्लासेस जो है वो तकरीबन सेम ही काम कर रही है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मैनेज टूल गेट के लिए है। तो मैनेज जब करेगा तो ऑटोमेटिकली इसमें हमारे पास ये ऐड करने की ऑप्शन सेम एज इट इज़ है। तो इस पर जब क्लिक करेगा तो फिर ये ऐड टूल गेट के फॉर्म पे चला जाएगा। तो पहले हम ऐड टूल गेट वाले को देख लेते हैं कि किस तरह से करेगा। यहाँ पे तो जस्ट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले होगी। तो ये इसको मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये बाकी सारे काम इसके एज इट इज़ उसी तरह से है। इसमें एक पहले मैं ऐड करवा लेता हूँ, फिर इसका किस तरह से इसकी
इसने पब्लिश किया है, इसको वो देखते हैं ऐड के लिए। तो ये जब ऐड के बटन पे क्लिक करेगा टूल गेट की फंक्शनलिटी चालू होगी, तो यहाँ पे हमारे पास ये इस तरह से कुछ आएगा। यहाँ पे टूल गेट का नेम ऐड करेगा, स्टेटस ऐड करे, एड्रेस ऐड करके तो स्टेटस एक्टिव या इनएक्टिव की वो ऑप्शन के साथ उसको सेव कर देगा। जब ये सारी चीज़ें परफॉर्म करेगा तो हमारे पास ये जो फ्रंट एंड कंपोनेंट्स हैं उनको उसने इनिशियलाइज़ कर लिए। डेटाबेस में डेटा उसने स्टोर करवाना है, उसके अकॉर्डिंग इसने डेटाबेस रेफरेंस और ऑथ जो है और जितने भी फ्रंट एंड कंपोनेंट हैं उसको इसने डिक्लेयर करने के बाद इनिशियलाइज़ कर लिया ऑन क्रिएट के अंदर। बटन बैक पे क्लिक करता है तो वापस उसको मैनेज टूल गेट्स पे ले जाए। बटन सेव पे क्लिक करता है तो ये 1 बाय 1 डायनामिकली जो है वो रेफरेंस के थ्रू पुश डॉट गेट की मेथड के थ्रू जो है ये एक्टिविटी इसको जनरेट करेगा एक डायनेमिक आईडी, और उस आईडी को एज एन टूल गेट आईडी हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे। और ऑथर यानी कि किस एडमिन ने इसको सेव किया तो वो ऑथर आईडी के अकॉर्डिंग आता है। फिर टूल गेट का नाम, एड्रेस और स्टेटस स्पिनर से उठाएगा, इसको वैलिडेट करेगा। वैलिडेट के बाद जो है वो टूल गेट के एक ऑब्जेक्ट के अंदर सारी वैल्यूज़, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, क्योंकि अभी इसके पास एक सेपरेट इंटरफेस है तो वो उसका सेपरेटली होगा। और डिस्टेंस फ्रॉम आएगा जब नेक्स्ट हमने कॉल करना है कि अब किसी भी कस्टमर की लोकेशन के अकॉर्डिंग जो करीबी जितने भी टूल गेट होंगे वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम बाद में वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे जब हम इसको कॉल करवाएंगे। यानी कि हमने डेवलपर एंड पे इसको स्टोर किया, डायनामिक हमने बाद में यूज़ करना है। अब जब सेव मेथड कॉल होगा सेव टूल गेट का, तो इसने सबसे पहले तो एक डायलॉग को अपीयर किया। डायलॉग को रन करवाने के बाद इसने इस चाइल्ड क्लास को यानी कि इस टूल गेट्स की नोड के अंदर उस टूल गेट की जो आईडी हमने जनरेट करवाई थी उसको पहले ऐड करेगा एज अ प्राइमरी की, और फिर टूल गेट की वैल्यू को वहाँ पे स्टोर कर देगा। अगर टूल गेट जो है वो सेव होता है तो ये इसको वापस एडमिन टूल गेट तो एक और एक्टिविटी जो है वहाँ पे लेगी जो जिसका नाम हमने रखा है एडमिन टूल गेट लोकेशन। जब ये यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे हमने फायरबेस गूगल की सर्विस यूज़ की है मैप एपीआई, उसके थ्रू हमने ये फ्यूज प्रोवाइडर क्लाइंट जो है इसके थ्रू हमें गूगल की जो हमारे पास मैप लोकेशन है इसकी इस यूज़र की उसकी डिवाइस से हमने गेट करनी है गेस्ट लास्ट लोकेशन। इसको हमने इनिशलाइज़ कर लिया सारे डेटाबेस के और जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे। इनिशलाइज़ करने के बाद ऑन स्टार्ट का मेथड कॉल होगा तो जीपीएस की जो है सबसे पहले लोकेशन फेच करेगा इसके थ्रू। सबसे पहले ये चेक करेगा कि डिवाइस पे इस एप्लीकेशन को लोकेशन की परमिशन अलाउ की है यूज़र ने कि नहीं। फर्स्ट टाइम ये अलाउ का एक डायलॉग अपीयर करेगा। अगर एलोकेट नहीं अभी अलाउ नहीं की हुई तो ये मैसेज ये इसमें आस्क लोकेशन परमिशन के थ्रू जो है ये लोकेशन एक्सेस करेगा। और अगर ऑलरेडी उसको अप्रूव कर दिया है तो फिर ये गेट लास्ट लोकेशन जो डिवाइस की है उसके अकॉर्डिंग लोकेशन को गेट करेगा। गेट करने के बाद उस पर हमने सक्सेसफुली समझ लगाया कि अगर लोकेशन गेट हो गई है तो वो लोकेशन नॉट इक्वल्स टू नल है। अगर नॉट इक्वल्स टू नल है तो उसका मतलब ये है कि ये इसको लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल गए हैं, टू लोकेशन लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमने इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवा के तो सेव टूल गेट लोकेशन जो है इसके अकॉर्डिंग हमने इसको कर दिया। अब जब इसको वो सेव करेगा तो टूल गेट ऑलरेडी जो है उसकी डेटाबेस यहीं पे होगी सेव वाले ऑप्शन पे, लेकिन यहाँ पे अब उसकी टूल गेट की जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी टूल गेट्स के अंदर उसी टूल गेट आईडी के साथ वहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। तो जब ये भी चीज़ सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगी तो ये इसको वापस मैनेज टूल गेट लेगा। जब इसका अडाप्टर डेटाबेस में से सारी वैल्यूज़ उठाने के बाद हम इसको डिस्प्ले करवाएंगे तो उसका फ्रंट एंड लेआउट जो फाइल हमने बनाई कुछ इस तरह से ये इनको एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अगर वो लोकेशन पे क्लिक करता है तो लोकेशन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रोसीड करेगी, और चार्जेस पे क्लिक करता है तो एक और ऑप्शन आ जाएगी कि टूल गेट पे जो जो चार्जेस हैं वो उसको ऐड कर सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।